जी वेलकम बैक सब लोगों को। मैंने ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो मुझे ऐसा लगता है कि इटली के अंदर अप्लाई करने के लिए, चाहे वो एमफिल हो चाहे पीएचडी हो, जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसके लिए मैंने जो है चैट के अंदर भी इसको भेज दिया है। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो सबसे पहले चीज़ जो आपने तैयार करनी है किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए जो कि फॉरेन में है, वो सबसे पहले आपको आपका इंटरनेशनल पासपोर्ट चाहिए और उसकी जो वैलिडिटी है वो मिनिमम मिनिमम 2 इयर्स होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, असेसमेंट देते हैं, तो उसमें टाइम जो है 6-7 महीने का लग जाता है। और एम्बेसीज का जो टाइम होता है वीजा इशू करने के लिए, उसमें जो लिमिटेशन होती है उनकी, वो तकरीबन 17 से 18 महीने होती है। तो अगर आपके पास वो उसकी वैलिडेशन कम है, तो ये ना हो कि बाद में आपके वीजा इशू में कुछ इशू जो है मसाइल क्रिएट हो। तो आप उसके लिए पहले सबसे पहले ये करें कि अपना इंटरनेशनल पासपोर्ट बनवाएं। कोशिश करें कि 10 साल वाला बनाएं, ताकि जो चीजें जो है फिर आपके लिए लंबे अरसे के लिए चलें और आपको जो है फ्यूचर में मसाइल जितने भी हैं वो कम से कम हो सकें। उसके बाद जो चीजें आपको चाहिए, जैसा काशा भाई ने पिछली मीटिंग में बताया, कि ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज आपकी मैट्रिक से लेके जितने भी आपकी हाईएस्ट डिग्री है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, आपकी ग्रेजुएशन, आपका एमफिल, और इसके अलावा भी जो आपके पास कोई और ट्रांसक्रिप्ट है, कोई डिप्लोमास हैं, उन सब की जो है ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए और उनकी डिग्रीज भी होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं सीवी पे, जो कि अभी पिछले सेशन में हमने बात की है, बड़ी डिटेल बात की है, तो उसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बस ये बताऊंगा कि यूरोप के लिए यूरोपास, और चाइना के लिए करना है या किसी और कंट्री के लिए करना है, उसमें किसी भी किस्म का फॉर्मेट चल जाएगा। लेकिन यूरोप के लिए खास 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 यूरोपास ही चलेगी, उसके अलावा नहीं चलेगी। और यूरोप में भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट कंडीशन होती है, और वो कॉल के अंदर ये मेंशन करते हैं कि अगर आपने सीवी किसी स्पेसिफिक डिजाइन के अंदर अपलोड करनी है, तो वो खास टेम्पलेट आपको दे देते हैं। आपने सिर्फ उसी को एडिट करना है और वापस उधर पेस्ट कर देना है, तो आपकी वो सीवी तैयार हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा अगला प्रोसेस होगा वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। बाज़ औक़ात इसे लेटर ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है। तो आपने इसको भी बनाना है। ये किस तरह से बनाना है ये भी अवकाशा भाई हमें बताएंगे। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके प्रोफेसर के, जो कि रिसेंट डिग्री जिधर जिधर से आपने की है, उधर के आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। मिनिमम मिनिमम 3 आपके पास लाजमी होने चाहिए, और वो 3 ऐसे हों कि एक आपके सुपरवाइजर हों जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नंबर 2, आपके जो टीचर्स हैं जो आपको पर्सनली जानते हैं और आपके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, कि बाज़ औक़ात होता है वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछ रहे होते हैं, आपकी आदत के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो जब तक आपको टीचर आपको पर्सनली नहीं जानता, तो आपको वो अवेलुएट नहीं कर सकेगा रिकमेंडेशन लेटर में। आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन 2 टाइप्स के होते हैं। बाज़ औक़ात आपने खुद इसको अपलोड करना होता है, और बाज़ औक़ात जो है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट करती है, और प्रोफेसर जो है फिर वो खुद इसको अपलोड कर रहे होते हैं। तो आपने इसको फिजिकली भी आप जाके ले लें, अपने प्रोफेसर से प्रिंट आउट ले लें, उसको स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखें, और साथ ही साथ आप उनको बता भी दें कि हमने जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, और अगर वहाँ की ये डिमांड है कि प्रोफेसर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपलोड करेंगे, तो आप उन्हें बता के रखें कि जी हमने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया है, आपको मेल आएगी, आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, तो आप काइंडली ये कर दीजिएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी जो प्रोफेसर हैं वो बहुत ही ज्यादा मसरूफ होते हैं, तो उनको जो चीजों को याद करवाना पड़ता है बार बार। एनीवेज, फिर जी आइल्स या टोफल, दोबारा से ये बात काशा भाई ने भी की है कि आइल्स और टोफल मस्ट नहीं है, इटली में मस्ट नहीं है, लेकिन अगर हो तो बहुत ही ज्यादा आपके चांसेस ब्राइट हैं सिलेक्शन होने के। और अगर आइल्स टोफल नहीं है आपके पास, तो आप अपने डिपार्टमेंट से प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, जिसमें वो ये मेंशन होना चाहिए कि आपने जो डिग्री की है, इसमें जो कोर्सेज आपने पढ़े हैं ये इंग्लिश के अंदर आपने पढ़े हैं, और आपको इंग्लिश की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। नंबर 7 पे आपने जिस भी आपका जो रिसर्च एक्सपीरियंस है, या आपका जो फ्यूचर एक्सपीरियंस है, या फ्यूचर आपके एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, आप उस इंस्टीट्यूट को देखें, और इंस्टीट्यूट के अंदर आप ये चीजें देखें कि क्या वो डिपार्टमेंट आपके जो इंटरेस्ट के मुतालिक कोई चीज है, क्या उसको डील कर रहा है या नहीं कर रहा। अप्लाई करते वक्त जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो कॉल नहीं पढ़ते, और बस अप्लाई का लिंक देखते हैं, अप्लाई का लिंक जाके ऐसे अप्लाई करते हैं, और बाद में उन्हें पता ही नहीं होता कि यहाँ पे फील्ड क्या है, रिसर्च
किस किस फील्ड में हो रही है, तो ज्यादा मिसाइल का शिकार हो। हम जो अपॉर्चुनिटीज भेजते हैं इवन के ग्रुप के अंदर भी, तो काइंडली 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 आप लोग उसकी डिटेल्स पढ़ लिया करें कि आप वहां पे क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है। जब आप काल पढ़ लेते हैं तो जितनी भी परेशानियां होती हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है, आइल्स चाहिए नहीं चाहिए, क्या क्या मैं इसमें एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, तो ये सारी चीजें काल्स के अंदर आप बिल्कुल मुतमईन हो सकते हैं। आपको कोई अम्बिग्यूटी नहीं रहती, फिर भी अम्बिग्यूटी रहती है आपको तो आप ग्रुप के अंदर अपनी क्यूरी डाल सकते हैं। और सबसे अहम चीज पीएचडी के अंदर मैं ये समझता हूँ कि आपकी पब्लिकेशंस बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आपकी अगर पब्लिकेशंस हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं 10-20% से इंक्रीज होके 80-90% हो जाते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। अवकाश भाई भी आपको ये बात बताएंगे कि जो पब्लिकेशंस हैं यूरोप के अंदर पीएचडी के सिलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा मानी रखती हैं। इवन के इसके मार्क्स होते हैं बेसिकली जब आप इटली में अप्लाई करते हैं तो इसके 2 फेजेस होते हैं। पहले आपकी इनिशियल असेसमेंट होती है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को अवेलुएट करने के बाद होती है। तो अगर आप कट ऑफ मेरिट से ऊपर जा रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं और आपके अच्छे नंबर हैं, और अच्छे नंबर कैसे होंगे, जब ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने बताए हैं ये आपके अच्छे से तैयार होंगे। वहां पे पब्लिकेशन, एक पब्लिकेशन के 2 या 3 नंबर होते हैं, तो जितनी पब्लिकेशन आप बढ़ाते चले जाएंगे उतने नंबर आपके बढ़ते चले जाएंगे। और पीएचडी के अंदर ऐसा होता है कि एक एक नंबर बहुत ज्यादा कीमती है। इवन मैं कुछ यूनिवर्सिटीज में 0.025 0.5 0.75 इवन के एक नंबर से भी मैं यूनिवर्सिटीज के अंदर अभी मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। तो बताने का मकसद ये है कि वहां पे एक एक नंबर बहुत ज्यादा अहम है। तो आपने अब किसी भी जगह पे लूप होल नहीं छोड़ना, अपने आप को इस तरह से बेचना है, अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि आप सबसे बेहतरीन हैं और आपसे बेहतर जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनमें से कोई नहीं है। मेरे पास अभी इतना ही है काशिफ भाई, मैं इसको पिन कर रहा हूँ चैट के जी अंदर। बाकी आप जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर ऑफ मोटिवेशन को लेके आगे चलें। चलें, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है ना, कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर कुछ जगहों पे ये डिमांड किया जाता है, और कुछ जगहों पे आपके पास जो होता है ना आपका, सॉरी मैं इसको यहाँ पे रखूँ ताकि आवाज क्लियर हो, और कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर ना वो आपका रिसर्च प्रपोजल जो होता है वो भी रिक्वायर्ड होता है। सो यू कैन से कि आपका रिसर्च प्रपोजल या मोटिवेशन लेटर, या जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं, ये इनका मीनिंग एक ही होता है कि आपकी मोटिवेशन क्या है। अब इस मोटिवेशन का आपने बताना कैसे होता है, तो यहाँ पे मैं जो एक अपना मेरे पास था, मैं उसको भी शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन आपको शो हो रही है? अभी बस ये मुझे आ रहा है कि स्टार्टेड शेयर, जी ठीक हो गया। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, इस पे भी ना कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ रीजन्स जो होते हैं, वो एक पेज का रिक्वायर्ड करते हैं। कुछ में आपका वो ब्रीफली होता है, उन्होंने कॉल में बकायदा मेंशन किया होता है। जब भी आप किसी भी पीएचडी की देखते हैं ना कि उन्होंने कोई अनाउंसमेंट्स की हैं, तो उसके अंदर काइंडली डिटेल्स जो हैं वो चेक कर लिए करें कि आइदर आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपका पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उसके लिए एलिजिबल ही नहीं होते। आप मेहनत कर रहे होते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं, आप अप्लाई करते हैं, जब आप फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। तो ये चीज जो होती है ना, मेन रिक्वायरमेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की, किसी भी पोजीशन पे अप्लाई करने की, वो उसको 2 से 3 बार डिटेल्स में काइंडली चेक कर लिया करें। तो उसके ऊपर लेंथ जो होती है वो मेंशन्ड होती है कि आपने रिसर्च प्रपोजल जो है वो 4 से 5 पेजेस का बनाना है, या आपने 3 पेजेस का बनाना है, या फिर आपको एक्सीड कर सकते हैं। इसी तरह आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है, या हम पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं, या मोटिवेशन लेटर जो होता है, उसकी भी लेंथ आपके पास कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मली इसको 1 पेज का ही मैं रिकमेंड करता हूँ, और नॉर्मली इतना ही होना चाहिए। और लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर देती हैं, वो कहती हैं कि आप 2 से 3 तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन आपको कोई भी यूनिवर्सिटी अगर जितना भी इसमें इंक्रीमेंट लगाती है कि आप इसको 2 पेज तक ले जा सकते हैं, या आप इसको 3 तक लेके जा सकते हैं, फिर भी आपने कोशिश यही करनी है कि आप 1.5 इससे ज्यादा एक्सीड ना करें। वाई? बिकॉज आप जितना प्रिसाइजली लिखेंगे तो आपको इस चीज का फायदा ज्यादा होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारा एक थीसिस होता है 70-80 पेजेस का, तो हम उसका जो ऑब्स्ट्रैक्ट होता है और नॉर्मली 1 पेज का ही होता है, या आप ज्यादा भी हो तो थोड़ा सा उससे इंक्रीज हम करवाते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में। तो आपको मतलब एक 80 पेजेस को 1 पेज पे जब लिखते हैं तो आपकी एबिलिटीज का पता चलता है कि ये चीज आपने आपकी क्रिएटिवनेस इसमें है, या फिर आप
इस चीज को प्रिसाइज कर सकते हैं। सो इसको आपने 1 पेज तक रखना है, ज्यादा इंक्रीज नहीं करना। बेसिकली इसमें आपने 4 डिवाइड्स करने हैं, इसके पार्ट्स जो होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने बताना है कि आप बेसिकली अप्लाई किस पे कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। आप किस पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं इसका आपने थोड़ा सा बताना है। नेक्स्ट आपने बताना है ये वाला पैराग्राफ जो मैं सेकंड हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। ये आपका अपना जो मास्टर का रिसर्च होगी, और इसी तरह आपकी जो इससे पहले आपकी बैचलर्स की कुछ रिसर्च हैं, कौन कौन सी एक्सपर्टीज आपके पास हैं, या आपका प्रीवियस इस पे क्या इंटरेस्ट था। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं एनर्जी स्टोरेज पे अगर अप्लाई कर रहा हूँ, तो एनर्जी स्टोरेज के ऊपर जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा प्रीवियस जो था वो एनर्जी स्टोरेज के ऊपर किस हद तक था, कितना एक मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, कितना एक मैंने इसके बारे में मुझे नॉलेज है। थर्ड आपका पार्ट जो होता है कि वो आपकी अब बताना है कि अब आपने मास्टर कर लिया है, अब आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं। तो पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो पीएचडी के किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, और इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को आप क्यों चूज कर रहे हैं, इस स्पेसिफिक रिसर्च ग्रुप को क्यों चूज कर रहे हैं, या फिर आपका इसको चूज करने का मकसद क्या है। आप इंडस्ट्रियल साइड पे जाना चाहते हैं, आप एकेडमिया की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे देखनी है। नेक्स्ट आपने बताना होता है कि उस खास स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर आके आपको क्या आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो उसका आपने थोड़ा सा प्रिसाइजली बताना है। नेक्स्ट फिर आपने अपना नाम और अपना ईमेल एड्रेस, और लास्ट पे आपने अपने सिग्नेचर। तो आपका ये ओवरऑल 1 पेज का तकरीबन होना चाहिए। इससे इंक्रीज अगर करना भी है तो 1.5 तक जाएं, लेकिन इससे ज्यादा एक्सीड आपने नहीं करना। तो ये बेसिकली आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, या हम जिसको कहते हैं सॉरी पर्सनल स्टेटमेंट, ये आपकी है। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी कोई सवाल किसी का हो कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी चीज एंड करने के बाद क्वेश्चनिंग का टाइम नहीं दिया आपको। तो अगर किसी का डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कोई सवाल है, या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या लेटर ऑफ मोटिवेशन के बारे में कोई सवाल है, तो आप काइंडली हमसे पूछ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चीज मैं जाने लगा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया हमारे पास। रिकमेंडेशन लेटर्स जो आपके पास हैं, कुछ टीचर्स आपको कहते हैं कि आपने खुद ही इनको टाइप करके लेके आना है, तो वो भी आपके पास नेट के ऊपर काफी टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, आप काइंडली इसको देख लीजिएगा। तो वो अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसको रिव्यू कर लेंगे। या फिर आपके समटाइम्स वो टीचर या सीनियर्स भी उसको रिव्यू करके उसमें अगर कोई एडिटिंग रिक्वायर्ड होगी तो वो उसको कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास बिल्कुल जैसे कि बताया उन्होंने कि आइल्स और टोफल आपकी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इटली के अंदर स्टिल आपके पास नहीं रिक्वायर्ड। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज इटली जो है यूरोप के अंदर उसमें भी आपका रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आपकी इसके इंक्रीज कर देते हैं, आपके चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप देखें तो यूरोप के अंदर जो इंग्लिश बेसिक लैंग्वेज है, आपकी नेटिव लैंग्वेज है, वो जस्ट आपके यूके की ही है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं उसमें आपकी जो है लर्निंग वो इंग्लिश में है, लेकिन स्टिल इंटरनेशनल लर्निंग आपकी इंग्लिश में ही होती है। बट नेटिव लैंग्वेज ना होने की बिना पर आपको कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो आपको रिक्वायर्ड नहीं करती कि आप आइल्स या टोफल करें, लेकिन अगर कर लें तो बेहतर ही है। नेक्स्ट आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली इन्होंने जैसे कि सही फरमाया कि पब्लिकेशंस आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मैक्सिमम जो नंबर होता है वो इनका 5 तक होता है मैक्सी पब्लिकेशंस का। लेकिन फिर भी आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है कि अगर आपकी पब्लिकेशंस नहीं है तो आप इस चीज़ पे अप्लाई ना करें, या आप इस चीज़ को छोड़ दें। आपके साथ समटाइम्स गुड लक हो सकता है, तो आप अगर पब्लिकेशंस नहीं है तो कोशिश करें कि आप कर लें, अगर नहीं तो भी आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। तो डॉक्यूमेंट्स आई थिंक सो रेडी हो गए हैं हमारे, अब ये चीजें क्लियर हो गई। इसके अलावा जी नेक्स्ट कोई क्वेश्चन और है किसी का? ओके, अब आपने जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इटली के अंदर जो स्कॉलरशिप्स हैं इनकी अनाउंसमेंट्स कहाँ पे होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर अनाउंसमेंट्स हो गई हैं या किस यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशंस जो हैं वो ओपन है। तो फेसबुक के ऊपर आपने अब जो है ना, तो इस चीज को थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलना है कि फेसबुक का भी पॉजिटिव इस्तेमाल करना है। लिंक्डइन तो स्पेशली आपने करना ही है इस टॉक के बाद। फेसबुक का भी करना है। फेसबुक के ऊपर एक स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से एक फेसबुक पे ग्रुप है।
उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स जो होती हैं वो अनाउंस होती रहती हैं। अगर आपकी कोई क्यूरीज हों, आपके क्वेश्चंस हों, तो वो भी आप वहाँ पे पोस्ट करते हैं, तो आपको सीनियर्स या जो भी रिलेटेड लोग हैं वो आपको आंसर ज़रूर करते हैं। इटली की जो स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट होती है वो उठो जांबाजो वक्त आ गया है, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट वो उनकी स्टार्ट होती है। उनकी कॉल्स जो होती हैं वो मार्च से स्टार्ट होके थ्रू आउट द ईयर्स रहती हैं। उसके अंदर ये होता है कि आपके 10 से 12 यूनिवर्सिटीज के नाम होते हैं, उनके आगे उनका लिंक मेंशन होता है। लिंक मेंशन होने के बाद आगे मेंशन होता है कि इसके अंदर कौन-कौन से जो है ओपन है, किस-किस डिपार्टमेंट में पोजीशंस ओपन है, वो मेंशन किया होता है। और वो फिर आप उसमें जाते हैं, उसकी जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं, कॉल ओपन होती है। कॉल पे आप रीड कर सकते हैं कि किस पे कितनी-कितनी पोजीशंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक, देखिएगा। फॉर एग्जांपल ये एक यूनिवर्सिटी की कॉल है, आपको शो हो रही है ना? जी जी। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी। एक मिनट रुकिएगा, सॉरी टू इंटरप्ट। जो आपने ग्रुप्स का भी बात किया है, मैंने उन दोनों ग्रुप्स के जो लिंक्स हैं, जी पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग और स्कॉलरशिप नेटवर्क, ये दोनों बहुत ही टॉप ग्रुप हैं स्कॉलरशिप फंड करने के हवाले से। तो अपने आप को इसमें काइंडली काइंडली अपने आप को ज्वाइन करवाएं, और ताकि आपको चीजें जो है अपडेट रहें। यहाँ पे हमारे पास एक मेंबर हैं आईफोन के नाम से, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली अपना माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी उकाशा भाई। जी, जी। अच्छा, तो ये आप आपके पास जो कॉल्स होंगी उनको जब आप ओपन करेंगे ना, तो आपके पास ये वो सारी डिटेल्स आ जाएँगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्रियल एंड इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग जो है, इसके अंदर जो पोज़ीशंस हैं कितनी अनाउंस हुई हैं, 7 हुई हैं। विद ग्रांट का मतलब ये होता है कि ये स्कॉलरशिप के ऊपर है, मतलब इसकी आपको सैलरी मिलेगी, तो वो ओवरऑल इसके साथ जो है नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं। इसके ऊपर वो फिर उनके टॉपिक्स बताए गए हैं, 7 टॉपिक्स, सॉरी 6 टॉपिक्स जो हैं वो आपके हैं। एक आपका फिर जो है वो दूसरे टॉपिक है। तो ये सारी डिटेल्स जो होती है ना उस कॉल के अंदर होती है। अगर आपकी रिसर्च मैच कर रही है, तो आप फिर इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं। तो ये है, इसके अलावा फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे आप लोग हैं, इंशाल्लाह जैसे ही कॉल स्टार्ट होंगी, तो मैं पर्सनली, आतिफ भाई पर्सनली, या और ऐसे लोग जो हमारे साथ इसमें लिंक्ड हैं, जिनका एडमिशन हुआ है या इन प्रोसेस उनके हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे गाइड कर देंगे। तो जैसे भी कॉल्स जो भी आएंगी, हम इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको प्रोवाइड करते जाएंगे, और इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्ली गाइड भी करते जाएंगे कि आपने कैसे इन चीज़ों को लेके चलना है। तो ये है। अच्छा, आतिफ भाई, व्हाट्सएप का ग्रुप भी बिल्कुल आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इस लिंक को ओपन करके आप व्हाट्सएप में भी अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब तो ये हम। सबसे इम्पोर्टेंट बात जी कि व्हाई व्हाई वी शुड ज्वाइन यूरोप और व्हाई शुड वी ज्वाइन द फॉरेन स्कॉलरशिप्स। तो सबसे मेन मोटिवेशन जो है, जो स्टूडेंट्स को मैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो हो सकता है बाद का कुछ बोर भी हो रहे हो, तो उनको बताने का ये मकसद है। आजकल यूरो का जो रेट है वो 273 पे है इंटरबैंक डॉलर में, और ओपन मार्केट में चले जाए तो 280 रुपये है। और तो इटली के अंदर जो स्कॉलरशिप है उसकी अमाउंट है तकरीबन 1210 यूरो एक महीने की। और 1210 को अगर आप 280 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बनता है एक महीने का 3,38,800 रुपए। और 3,38,800 पाकिस्तान के अंदर आप अगर ग्रेड 22 के भी मुलाजिम है तो आपको इतनी ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती। तो इसलिए आप यूरोप के पूरे मजे भी ले रहे होते हैं, मौसम इंजॉय कर रहे होते हैं। और यूरोप का सबसे मेन जो मजा है वो ये है कि आप इटली के अंदर जाते हुए या यूरोप के किसी मुल्क में रहते हुए, यूरोप के जो 33 ममालिक हैं उन सब के अंदर आप विदाउट एनी वीजा रिक्वायरमेंट आप घूम सकते हैं। बिल्कुल। तो इधर कुछ लोग जो हैं अपनी सिटी के अंदर ही रह रह के सारी जिंदगी गुजार देते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम बीइंग अ पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर हम लोग उसको मोटिवेट करवाएं। हमारे पास काशिफ भाई भी मुझे नजर आ रहे हैं, जो कि इस टाइम बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम जी काशिफ भाई। अस्सलाम। अच्छा, जी जी, काशिफ भाई आप बोल रहे थे, वेलकम। माशाल्लाह बहुत ग्रेट एफर्ट है आप दोनों की। थैंक यू आतिफ वेरी मच। यूसुफ
साहब की, मोहम्मद उकाशा साहब की। जी, थैंक यू वेरी मच। सच में जब हम अप्लाई कर रहे थे तो हमें कोई गाइड करने वाला ऐसा नहीं था। उकाशा भाई जानते हैं कि बिल्कुल, हम वैसे यानी खुद यूट्यूब से वीडियो निकाल निकाल के देख के अप्लाई करते थे एक दूसरे से कुछ। और ये बाकी लोगों के लिए कितना फायदेमंद है। एक एक ये जिंदगी का इतना अहम टाइम होता है, इस टाइम में से आप दूसरों के लिए टाइम निकालते हैं, तो आई थिंक इट्स ग्रेट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बस हमारी भी जी, यही कोशिश है कि हमारा बिल्कुल। मकसद यही है कि हम जी 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 कौशल भाई। अच्छा, वो ना एक एक मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि अगर आपने इस पोजीशन पे आना है ना, फर्स्टली तो यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आपके साथ कुछ लोग भी खड़े हैं, तो फर्स्टली आप यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। जब आपने यहाँ पे पहुंचना है ना, वहां पे आप स्टे करें, आपके पीछे जो लोग थे उनको पिक करके यहाँ पे लेके आए। फिर अगर आपने यहाँ पे जाना है तो आप मूव करें वहां पे, फिर आपके पास जो पीछे लोग बच जाएंगे उनको मूव करवा के आपने यहाँ तक लेके आना है। तो बेसिकली लाइफ में ये चीज जो होती है ना, ये इस चीज को अडॉप्ट करना चाहिए कि आपके पास जो नॉलेज है उसको आप डिलीवर करें। मैं थैंक्स अदा करता हूँ उन सारे लोगों का जो इस चीज में मेरे साथ थे, जिन्होंने मुझे हेल्प आउट किया। तो ये मेरे पे कर्ज था कि मैं उस नॉलेज को, उस एक्सपीरियंस को आगे डिलीवर करूं, और इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस। तो बाकी वो शेंजन रीजन की बात करते जाएं, 33 ममालिक, बेसिकली वो 29 बन जाते हैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए। सो कल ना अच्छा मुझे एक दोस्त मिले थे, तो मैंने उनको बताया कि मेरा इटली में भी हो गया था और मेरे पास एक ऑस्ट्रेलिया का भी ऑप्शन था। प्रोफेसर ने बोला था कि मेरे पास आ जाओ, तो मैंने इटली को चूज किया। कहता क्यों ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं किया, वो पीआर जल्दी देता है, नेशनलिटी जल्दी देता है। मैंने कहा देखें, ऑस्ट्रेलिया इज जस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के आगे पीछे कुछ भी नहीं है, आप ऑस्ट्रेलिया में ही हैं। लेकिन आप अगर इटली जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो आपके पास एक पूरा एक लूप है, आप डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जा सकते हैं, एक्सप्लोर करने का आपके पास ज्यादा चांसेस होते हैं। तो दैट्स व्हाई आई चूज इटली। और मैंने कहा रिसर्च जो दोनों की थी, स्टाइपेंड वगैरह, वो चीजें सेम ही थी, तो इसलिए मैं इस चीज को वहां पे अपने आप को ज्यादा कंफर्ट फील कर रहा हूँ। तो ये चीजें बेसिकली आपकी होती हैं। ग्रेट मोटिवेशन है, लेकिन फिर भी आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। और इंशाल्लाह आप जब मेहनत करेंगे तो आपको सारी चीजें जरूर मिल जाएंगी। जब मैं अप्लाई कर रहा था, काशिफ भाई मेरे साथ के थे, चाइना में भी हमने मिलकर अप्लाई किया था, ठीक है। तो मेरा भी एडमिशन हुआ था चाइना में, नानजिंग यूनिवर्सिटी में सीएससी स्कॉलरशिप पे। इनका भी हुआ है बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी बीजिंग में बैठे हैं माशाल्लाह से, अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आप जहाँ पे भी निकले, चाइना निकले, इटली निकले, यूरोप निकले, यूएस निकले, ऑस्ट्रेलिया निकले, जहाँ पे मर्जी निकले, आपकी मोटिवेशन अगर आपके साथ होगी, आपका रिसर्च इंटरेस्ट आपका होगा साथ, तो आपको जहाँ पे मर्जी मिल रही है ऑप्शन, आप जरूर अवेल करें, जरूर जाएं। अपॉर्चुनिटीज आपके पास आहिस्ता आहिस्ता फिर इंक्रीज होती रहती हैं। जब आपके पास मास्टर की डिग्री थी तो आपको इतने कंट्रीज ने ऑफर किया, जब आपके पास पीएचडी हो जाएगी तो पोस्ट डॉक के लिए आपको ऑफर मिलेंगी, आपको जॉब की ऑफर्स मिलेंगी, आपको किसी असिस्टेंटशिप्स की ऑफर मिलेंगी। सो आपको जहां से मर्जी स्कॉलरशिप मिल रहा है, आप पैसे को ना देखें, आप लाइफ जोन को, कंफर्ट जोन को, आप उन सारी चीजों को भी नो डाउट देखें, लेकिन थोड़ा सा आप ये चीज देखें कि आपको रिसर्च अच्छी कहाँ पे मिल रही है। आपको जहाँ पे अच्छी रिसर्च मिल रही है, जहाँ पे आप कंफर्ट हैं, वहां पे आप मूव करें, और इसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज जो रहती है लाइफ में क्रिएट होती रहती हैं खुद ब खुद। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम रहता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, हर कोई एक एक क्वेश्चन जरूर करे, ताकि सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएं, जो कि क्लियर अभी तक नहीं हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। आशा भाई, मैं एक बार पूछना चाहता जी, हूँ। वन बाय वन पूछेंगे तो जी बहुत जी ज्यादा आसानी हो जाएगी हमारे लिए। हमारे पास पहले मोहम्मद आबिद नजीर हैं, इनका माइक अनम्यूट हुआ था। तो आबिद नजीर भाई, आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया है फाइनल डिग्री का, एमएससी का, लेकिन अभी तक डिग्री कह रहे हैं कि 2 मंथ बाद आपको मिलेगी। मैंने काफी ट्राई भी किया, लेकिन कहते हैं कि ये 2 मंथ बाद ही ये हमारा प्रोसेस है। तो कहने इसके ठीक बारे है। में थोड़ा सा गाइड कर दीजिए प्रोविजनल का। बिल्कुल ठीक है। इटली के अंदर आपने जब भी अप्लाई करना है ना, तो अगर आपका फाइनल सेमेस्टर भी है तो आपको अभी ट्रांसक्रिप्ट ऑफिशियल नहीं मिली, आपको डिग्री ऑफिशियल नहीं मिली,
तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने उनको प्रोवाइड तब करनी होती है जब आपके पास वो उनका ऑफिशियल स्टार्ट डेट ऑफ दैट पीएचडी। और नॉर्मली जो आप कॉल्स आएंगी इसमें आप अप्लाई करेंगे, प्रोसेस के ऊपर भी तकरीबन 6 माह लग जाते हैं, 6 माह 7 माह 8 माह लग जाते हैं, ठीक है। तो आपने जब ऑफिशियली स्टार्ट लेना है 1 नवंबर कुछ की स्टार्ट डेट होती है, कुछ की होती है 1 अक्टूबर, किसी की 1 दिसंबर होती है, तो ये वेरी लास्ट ऑफ द ईयर होता है। तो आपके पास होप सो तब तक तो ये हो जाएगा इशू सॉल्व, तो इसका इंशाल्लाह इशू क्रिएट नहीं होगा। तो बाकी कोशिश करेंगे तब तक आपके पास होनी चाहिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी एक और क्वेश्चन है जी भाई, पासपोर्ट की तो अभी 2 साल मतलब उसकी ना वैलिडिटी है, तो कहीं वो रिन्यू करवा लिया जाए या उसी पे प्रोसेस किया नहीं, जाए? पासपोर्ट जो होता है रिन्यू करवाने के लिए ये उनकी पॉलिसी है, पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इसमें डील कर रहे होते हैं पासपोर्ट को, कि पासपोर्ट मिनिमम 6 माह हो तब रिन्यू होता है। लेकिन कोई स्पेशल केस हो ना, जैसे कि इटली का आपका स्कॉलरशिप हो जाता है और एम्बेसी रिक्वायर्ड करती है कि 18 माह का वो वैलिड होना चाहिए, तो आप वो 18th मंथ वैलिडिटी जहाँ पे उनकी लिखी हुई है वो लेटर आप अटैच करते हैं इटली एम्बेसी वाला, फिर आपको वो रिन्यू करके देते हैं। सो अगर आपके 2 साल हैं तो इसका अभी तक कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जब आपका स्कॉलरशिप हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद जब आपने वीजा के लिए अप्लाई करना है तब आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं और तब आप करवाइएगा, अभी तक इसका कोई इशू नहीं है जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी वेलकम। असदुर रहमान नेक्स्ट, हाँ हैंड रेज किया असदुर रहमान ने, काइंडली अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिएगा। जी असद। जी असदुर रहमान, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या आप बोल नहीं रहे अभी? काशिफ भाई, मैं और असदुर रहमान है ना क्लासमेट है, ठीक हमारा है, जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है आपकी तरह सेम है। हमें ठीक सिर्फ है। कंफ्यूजन, जैसे मैंने पूछा था पहले भी, कि ये हो रहा है कि फिजिक्स डिपार्टमेंट में ही किसी में पीएचडी में एडमिशन मिले तो परसू करें, या किसी अदर डिपार्टमेंट में मिल जाए तो जी जी चले जाना चाहिए। जी तो ये बिल्कुल, मैंने आपको आपका जी वो असद पहले, काफी कंफ्यूज था जी मैंने इस आपको सिलसिले पहले, में था। जी जी मैंने आपको पहले भी ये तो चीज क्लियर आप किया काइंडली थोड़ा सा ये भी बता दें कि आपका एडमिशन पीएचडी फिजिक्स में हुआ है या किसी और डिपार्टमेंट में हुआ है तो नहीं। पर्सनल काइंड थोड़ा सा ओके ओके तो ओके, बता दीजिएगा। मैंने आपसे पहले भी ये चीज डिस्कस की है, अगर आपने फिजिक्स में पीएचडी करनी है ना, तो 90% आपको फिजिक्स जो फॉरेन में मिलेगी वो आपको थ्योरेटिकल मिलेगी, वो आपको क्वांटम पे मिलेगी, वो आपको ऑस्ट्रो पे मिलेगी। उसके अंदर आपका मटेरियल का कोई लेना देना नहीं होगा। ये सिर्फ पाकिस्तान है जिसके अंदर हम देखते हैं कि फिजिक्स जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी बनाई हुई है, कि उसमें मटेरियल का काम भी करवाते हैं, थ्योरेटिकल भी करवाते हैं, कंप्यूटेशनल भी करवाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम पाकिस्तान के अंदर डील कर रहे थे। लेकिन इंटरनेशनली आपको जो ये चीजें मटेरियल्स में मिलेंगी वो मटेरियल साइंसेज में मिलेगी, जैसे कि एनर्जी स्टोरेज की मैं बात कर रहा हूँ, मटेरियल साइंस में मिलेगी, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिलेगी, एनर्जी इंजीनियरिंग में मिलेगी, केमिकल इंजीनियरिंग में मिलेगी, फिजिकल एंड केमिकल साइंसेज में मिलेगी। तो ये ढेर सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो आपको जहाँ पे अपनी रिसर्च मिल रही है ना, चाहे वो फिजिक्स में मिल रही है, चाहे वो मटेरियल साइंस में मिल रही है, चाहे वो किसी चीज में मिल रही है, आप उस रिसर्च को फोकस रखते हुए आप उस चीज को मूव करें। इस चीज पे आप बॉदर ना करें कि आपको पीएचडी जो है वो फिजिक्स में मिल रही है या वो आपको पीएचडी मटेरियल साइंसेज में मिल रही है। इस चीज का कोई इशू नहीं होता हायर लेवल पे। और इसमें ये भी है कि अगर आप एनर्जी स्टोरेज क्या में जा रहे हैं आपका तो आपके पास काशा भाई आपके पास आपका फिजिक्स में ही हुआ है या इंडस्ट्रियल, आपका किसी और डिपार्टमेंट? नहीं, मेरा फिजिक्स नहीं है, मेरी पीएचडी है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो है वो इंडस्ट्री में ज्यादा है। तो आपके पास पीएचडी 2 किस्म की होती है, एक इंडस्ट्रियल पीएचडी होती है और एक आपके पास एकेडमिया की पीएचडी होती है। इंडस्ट्री वाला लोग जो होता है वो एकेडमिया में भी आ सकता है और इंडस्ट्री में भी रह सकता है। लेकिन जो आपके पास एकेडमिया वाला पर्सन होता है वो उसने एकेडमिया में ही रहना होता है। फॉर एग्जाम्पल उसने पोस्ट डॉक करनी है, या फिर उसने लेक्चरशिप करनी है, या फिर उसने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, उसने इस चीज में रहना है। लेकिन जो आपके पास इंडस्ट्रियल वाला होता है वो इंडस्ट्री में भी जॉब कर सकता है और वो आपके पास एकेडमिया में भी आ सकता है। सो मेरा जो पैशन था या मेरा इंटरेस्ट जो था वो इंडस्ट्रियल टुवर्ड्स ज्यादा था, तो इसलिए मैंने उस चीज को किया, एक्सेप्ट किया, और मैं उस चीज में ही जाना भी चाहता हूँ और स्टिल हूँ भी। तो ये चीजें हैं कि आपको जहाँ पे रिसर्च इंटरेस्ट होगा, जो चीज आपको मिलेगी आपके रिसर्च के अकॉर्डिंगली होगी, आपका इंटरेस्ट डेवलप्ड होगा वहाँ पे, तो आप मूव करें। इस चीज का कोई इशू नहीं होता कि आपकी फिजिक्स है या मटेरियल साइंस या अगेन से वो सारी चीजें अगेन एंड अगेन मैं रिवाइज कर रहा हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चैट बॉक्स में आया है कि वन क्वेश्चन फ्रॉम मी, व्हाट अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग स्कॉलरशिप्स विदाउट पब्लिकेशन? आई थिंक इट इज रेयर, एम आई राइट?
जी, तो इसके बारे में हमने पहले हम्म। बात की है कि अगर तो आपकी पब्लिकेशन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप होगी नहीं, होगी, लेकिन उसके फिर वो जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि आपके जो असेसमेंट के अंदर जो मार्क्स होंगे वो काउंट नहीं होंगे पब्लिकेशन के, तो आपको फिर इंटरव्यू के अंदर वो उसे compete करना है, आपने इंटरव्यू में उसकी कमी पूरी करनी है, या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसको इतना तगड़ा बनाए, इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि फिर आप उसकी कमी उसे पूरी कर लें। स्टिल जी। नामुमकिन नहीं है, पॉसिबल है, तो आप डेफिनेटली अप्लाई तो कर सकते हैं उसमें। अब ये मेरा आंसर जो हसन अली के लिए भी है और अमारा के लिए भी है, दोनों के लिए सेम क्वेश्चन है, आंसर है, सॉरी। मेरी एक कोलीग थी, मींस के मेरे साथ जो अप्लाई कर रही थी इटली के अंदर, वो मैथ से थी, उनका मास्टर जो था वो मैथमेटिक्स में था। उनका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो इसी क्वांटम कंप्यूटिंग में ही है। अभी उनकी पीएचडी में आतिफ भाई एडमिशन हुआ है बारी यूनिवर्सिटी में। तो बारी में उनको ठीक जो है, रिसर्च मिली है वो इसी कंप्यूटिंग क्वांटम कंप्यूटिंग पे मिली है। तो अब उनका जो डिसिप्लिन है वो पीएचडी मैथमेटिक्स है। आई डोंट नो कि इनका फिजिक्स में है या किसी और में है। तो मींस के इनका रिसर्च, इनका हाई एनर्जी फिजिक्स में है इनका, आई गेस। ठीक है। तो मींस के ये है कि आपको रिसर्च उसमें मिल गई है। तो अब वो जो लड़की जिसका बारी में एडमिशन हुआ है आयशा, तो उसकी जो रिसर्च है वो क्वांटम कंप्यूटिंग पे ही है। और इसके अलावा पब्लिकेशंस बिल्कुल मैटर जरूर करती हैं, लेकिन पब्लिकेशन से ज्यादा जो इटली के अंदर वो आपका इंटरव्यू मैटर करता है। मैं अपना बात करूं तो जब इंटरव्यू मैटर करता है डेफिनेटली। रैंकिंग लिस्ट जब लगी थी मेरी यूनिवर्सिटी में जिसमें मेरा एडमिशन है, तो जो मेरे असेसमेंट के मार्क्स थे वो मेरे 39.8 थे आउट ऑफ 50। ठीक है, लेकिन जब इंटरव्यू के मार्क्स थे तो मेरे 48 आउट ऑफ 50 थे। तो मैं मींस के अगर एक लिस्ट में बिलो द बॉटम था, ठीक है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10th नंबर पे आ गया था ओवरऑल अपने उस रैंकिंग लिस्ट में। तो आपकी ये चीज मैटर करती है इटली के अंदर, वो आपका इंटरव्यू मैटर करता है कि आप किस हद तक इंटरव्यू उनको कितना मैक्सिमम अपना इनपुट दे रहे हैं, उसमें कितना आपका नॉलेज है। नो डाउट बाकी चीजें भी मैटर करती हैं। 50% आपका इंटरव्यू मैटर करता है, 50% आपका एकेडमिया बैकग्राउंड, रिसर्च, पब्लिकेशन, सीवी, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। जी। विच कंट्री ऑफर विच मोर? कंट्री ऑफर्स मोर कंप्यूटिंग स्कॉलरशिप? तो देखें क्वांटम के हवाले से चाइना बहुत ज्यादा एडवांस आ रहा है क्वांटम एंटेंगलमेंट में, क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर, लेकिन यूरोप भी फिजिक्स के अंदर इसके बेसिक जो जो प्योर फिजिक्स का डिपार्टमेंट है वो क्वांटम कंप्यूटिंग पे ही है, क्वांटम एंटेंगलमेंट पे ही है। तो इटली के अंदर भी आप फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर जब जब देखेंगी आप, तो आपको सारी की सारी स्कॉलरशिप्स क्वांटम एंटेंगलमेंट में ही मिलेंगी, या सारी नहीं तो तकरीबन 80 to 90% जो है वो क्वांटम के ऊपर ही होती है। आइंस्टाइन के जितने भी कहने के आइंस्टाइन की जो टेलीस्कोप्स हैं जो क्वांटम को एक्सप्रेस कर रही हैं, तो वो उसी के अंदर लेंगी आपको। बिल्कुल। बाकी इसके लिए अपना अपना हमारे पास 2 मिनट मजीद हैं। जी, फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ इंटरव्यू, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू, तो पहले अभी प्रोसेस है अप्लाई करने का, पहले आप अप्लाई करें, शॉर्टलिस्ट हो, इंटरव्यू होगा तो उसके लिए हम फिर से इंशाल्लाह सेशन रखेंगे। अभी सिर्फ ये है कि अभी आपने अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी, मेरा ख्याल है मजीद कोई क्वेश्चन नहीं है, तो काशा भाई we face कंक्लूजन की many तरफ आते difficulties हैं। for setting अच्छा, right shortlisted finalist। ओके ओके। ये बहुत ठीक ना है। ये वही चीज जो कि पहले सबसे पहले बताई गई है कि कॉल को आपने रीड करना है। एक मिनट, मैं अभी ना अदनान को आंसर दे रहा हूँ। आपका सॉरी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सेशन में आप पूछ लीजिएगा, जो कि अभी लिंक हम जनरेट करने लगे हैं। 1 मिनट अबे रहता है अभी एक मजीद सेशन। मेरे ख्याल काफी है कि मजीद, क्योंकि मेरा ख्याल आज 4 सारी चीजें होंगी कवर, तो मजीद जो सेशन है फिर वो जब इटली की कॉल्स चलो आएंगी तो फिर हम लोग इंशाल्लाह फिर रखेंगे। श्योरली जी, जल्दी तो से आप अभी पूछ जो लें। है, हाँ जी, फेस डिफिकल्टीज फॉर सर्चिंग शॉर्टलिस्टेड, तो ये सारा कुछ कॉल के अंदर मेंशन होता है कि आपने किस किस लिंक पे जाके देखना है, तो आपको मिल जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। एक ही नसीहत है कि कॉल अच्छे से पढ़े। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई लास्ट क्वेश्चन मेरा भी है जी अगेन। जी जी जी, अच्छा भाई, जो जल्दी से हमने पूछ लें। जो रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है वो स्पेसिफिक टॉपिक यूनिवर्सिटी देती है या जो हमारा इंटरेस्ट है उसमें लिखना होता है? आपका अपना जो रिसर्च इंटरेस्ट है आप उसके मुताबिक लिखेंगे, और अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि आप इसी फील्ड में रहेंगे तो फिर आपको डेफिनेटली रिसर्च प्रपोजल अपना उस मुताबिक मोल्ड करना पड़ेगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। टाइम थोड़ा इस वजह से हम 1 वर्ड आंसर दे रहे हैं, 1 लाइनर आंसर दे रहे हैं, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। हम लोग जो ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, तो मजीद कोई परेशानी होंगी तो आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। और मजीद अब लास्ट क्वेश्चन आया, देख लेते हैं अगर इसका